चलिए आज हम लोग को शुरुआत करना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल चल रहा है जहाँ तक हमको याद है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल शुरू हो गया है। हमको लग रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ही अभी चल रहा होगा। पास्ट पार्टिसिपल, अच्छा कुछ बताए थे। चलिए ठीक है, फिर भी एक पॉइंट ये वाला देख लीजिए, उसके बाद आ जाएंगे वापस उस पर। ठीक है, ये कॉमन एरर का पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में इस टाइप का कॉमन एरर आपको अक्सर मिलता है देखने को, है ना। बीइंग ए रेनी डे, he decided to stay at home and spend time with his family। ठीक है, देखिए ऐसे कॉमन एरर में सेंटेंस शुरू हो रहा है बीइंग से, कॉमा के बाद है सब्जेक्ट वर्ब, कुछ भी अपना, है ना। और अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर मौसम, समय या दूरी में से किसी एक का बात हो सकता है। इंडियन एग्जाम के हिस्ट्री में आपको मौसम ही मिलता है। बात समझ में आ रही है? तब ये सेंटेंस जो है गलत माना जाता है। इसका सही वर्जन होता है इट बीइंग ए रेनी डे he decided to stay, उसके बाद जैसे है लिख दीजिए होम and spend time with his family। बात समझ में आया कि क्या फ़र्क है? कभी भी समय, मौसम, दूरी का बात किया जाए तो वर्ब बी ही चलता है। बी का इज चले, वाज चले, जो चले, और सब्जेक्ट इट रहना बहुत ज़रूरी है। यदि इट नहीं है तो एरर है। स्टार पॉइंट इसको कह सकते हैं। आई होप कि ये क्लियर है सबको। एकदम इजी वे था, इससे ज़्यादा आसान तरीके से आप इसको नहीं सीख सकते हैं। आप इसके जितना नियम कानून के डिटेल में जाएंगे उतना ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, इस ऐसे वाक्यों का अर्थ भी समझ लीजिए। कहानी देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो कहानी पास्ट में चल रहा है, पहले ही ध्यान रख लीजिए, है ना। तब पास्ट में चल रहा है तो इसका हिंदी करने के लिए आपको पास्ट में लेके जाना पड़ेगा हिंदी को भी। आगे वाले बीइंग वाले पार्ट से आपको कहानी का टेंस नहीं पता चलेगा। मेन क्लाउज के वर्ब से आपको कहानी का टेंस पता चलेगा। ठीक है, तो इसका हिंदी होगा, चूँकि यह एक बारिश वाला दिन था, बारिश वाला दिन था, इसीलिए
अपने घर पर रुकना और परिवार के साथ समय बिताना तय किया। ठीक है, ये क्लियर है सब लोगों को? हाँ या ना बोलिएगा। इसी वाक्य को आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, एज ए सिंस इट वाज ए रेनी डे he decided to stay at home and spend time with his family। है ना? इसी बात को चाहे तो आप उलट के ऐसे लिख सकते थे, ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली बिकॉज इट वाज ए रेनी डे। आई होप कि सबको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और एकदम पता चला हो कि बहुत सिंपल चीज़ है, कोई कठिन चीज़ नहीं है। हाँ या ना बोलें? और इस इट का उपयोग शुरुआत में सिर्फ इस वजह से किया गया है कि समय, मौसम और दूरी की बात कर रहे हैं। समय, मौसम और दूरी की बात जब भी करते हैं तब सब्जेक्ट इट ही होता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देके हम समझा देते हैं, ये बात हमेशा से आप अपने जीवन में फॉलो करते आ रहे हैं अंग्रेजी में, कि आज मंगलवार है, इसका अंग्रेजी करते हैं तो बोलते इट इज़ ट्यूसडे टुडे। 6:30 बजे हैं, इट इज़ 6:30। बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट। अपने मन से इट आता है ना सब्जेक्ट के तौर पे। तो जब भी हम लोग समय और मौसम और दूरी की बात करेंगे तो अपने मन से सब्जेक्ट के तौर पे इट का उपयोग करेंगे, इसको कोई नहीं काट सकता। और यहाँ भी समय, मौसम और दूरी की बात कर रहे हैं तो हम लोग को इट सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करना होगा, और वही इट का उपयोग नहीं होना एरर माना जाता है। ये बात समझ में आ गई? इसको हम 1 नंबर डाल देते हैं कि ये 1 नंबर का क्वेश्चन हमने बताया। आगे चलते हैं, इसी में थोड़ा वैरायटी चेंज हो जाएगा 2 नंबर में। आप अच्छे से पीछे फिर से एक बार चलिए और देखिए कि चूंकि यह एक बारिश वाला दिन था, मतलब ये जो चूंकि यह बारिश वाला दिन था, यह पाठ कारण का बोध करा रहा है, इसीलिए यह पाठ परिणाम का बोध करा रहा। हाँ या ना बोलिएगा? परिणाम यानी रिजल्ट, परिणाम यानी रिजल्ट, कारण यानी काउज। हाँ या ना? कारण यानी काउज, परिणाम यानी रिजल्ट। कॉजेटिव सेंटेंस है, इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें कारण और परिणाम है, उसमें कारण और एक्शन होता है कॉजेटिव में, कि कारण रहता है उसके, उस कारण से कोई आदमी कोई काम करता है, कारण और एक्शन रहता है, कारण परिणाम है, कॉजेटिव नहीं है सर। फ़र्क समझ में आ रहा है सर दोनों में? जी, इसलिए दोनों को मिक्सअप ना कर दें, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, गलत सलत हो जाएगा आपसे सेंटेंस। उसमें एक ही क्लाउज रहता है, इसमें 2 क्लाउज है ना, देखते उसमें मेरी माँ ने मुझसे सब्जी मंगवाया, एक पॉजिटिव है, इसमें एक ही क्लाउज है। लेकिन इस कारण परिणाम वाले में 2 क्लाउज है, एक क्लाउज है कि बारिश वाला दिन था, दूसरा क्लाउज है कि घर पर रुकना और परिवार के साथ समय बिताना तय किया। स्पष्ट हो पा रहा है अंतर दोनों में? ठीक है, तो हमने इसमें बताया कि हम लोग बीइंग से शुरू कर रहे हैं, वो वाला पार्ट कारण है। बीइंग ए रेनी डे कारण था, क्योंकि बरसात का दिन था, ये कारण था, है ना।
तो बीइंग वाला पार्ट कारण होता है। तो इस तरह से एक और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं जहां हम लोग कारण लिखें। चूंकि वह बीमार था, या चूंकि वह गंभीर रूप से बीमार था, जो बच्चे पीछे कुछ दिनों में एब्सेंट रह गए हैं क्लास में, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो क्या करें कि क्लास के बाद वाले लीजर टाइम में पीछे का क्लास जो रिकॉर्डेड वर्जन में है उसको स्टडी करें, और जहां दिक्कत हो, कन्फ्यूज़न हो, कॉल करके हमसे कन्फ्यूज़न क्लियर करवाएं। ठीक है। चूँकि वह गंभीर रूप से बीमार था, इसीलिए वह काम पर नहीं जा सका। है ना। अब आप अच्छे से गौर करेंगे तो पाएंगे कि चूंकि वह गंभीर रूप से बीमार था, ये आपका कारण है, और इस कारण से ये परिणाम प्राप्त हो रहा है कि वह काम पर नहीं जा सका। हाँ या ना। इसका ट्रांसलेशन बनेगा, चूंकि के लिए एज या सिंस हम लोग लगाएंगे। चूंकि के अर्थ में एज या सिंस लगता है, कारण बताता है। वह गंभीर रूप से बीमार था, ही वॉज सीरियसली इल, कॉमा, ये जो इसीलिए है इसके बदले ही कॉमा का उपयोग किया गया। वह काम पर नहीं जा सका, ही couldn't go to work। आप गौर करें कि दिस section is showing the cows and this section or part is showing the result। I hope it is quite clear to all of you। Now this hmm. Yes, of course you can write that way also। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर वर्ब क्या है, वाज है कारण वाले में। हाँ या ना। तो इस वर्ब का V4 हम लोग यूज कर देंगे यहाँ पर, बीइंग सीरियसली इल, ही couldn't go to work। Being seriously ill, he couldn't go to work। I hope it is quite clear to all of you। आप पूछेंगे सर इस पहले पार्ट से आपने ही को कैसे गायब कर दिया, इस काउज वाले पार्ट से आपने ही को कैसे गायब कर दिया। ये हिम्मत हम लोग तभी कर सकते हैं जब काउज और रिजल्ट दोनों भाग में सेम सब्जेक्ट हो। सेम सब्जेक्ट इन both the parts। which both the parts? cows and result। cows and result तभी गायब कर सकते हैं, काउज में से ही गायब करेंगे। बोले सर इसके आगे ईट नहीं लगाए, क्योंकि इसमें समय और मौसम दूरी की बात कर नहीं रहे। समय मौसम और दूरी की बात कर रहे होते तो बीइंग के पहले ईट लगाते। यही टारगेट बैच में आप पढ़ रहे होते तो हमें डिटेल नहीं करते, हम खाली बस एक पॉइंट बताते, बीइंग से सेंटेंस शुरू है, मौसम का बात हो रहा है, समय का बात हो रहा है, दूरी तो ईट लगना चाहिए, नहीं है तो एरर, खत्म बात।
और ये सब का बात नहीं हो रहा तो ईट किसी कीमत पे नहीं लगना चाहिए। कॉमन एरर पॉइंट खत्म। लेकिन ये फाउंडेशन है, इसमें आपकी नींव मजबूत करनी है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसलिए ऐसे डिटेल से चलते हैं। बस समझ में आ रही है? तो बोले सर यदि उसमें टारगेट वाले में डिटेल नहीं बताएंगे तो कैसे बच्चा समझेगा? उसको समझने के लिए फाउंडेशन बैच में आना चाहिए। टारगेट में उसी को जाना चाहिए जिसका फाउंडेशन क्लियर है। टारगेट कितना महीना के लिए चलता है? 2 महीना 3 महीना के लिए चलता है ना। टारगेट 1 साल के लिए थोड़ी चलता है, 6 महीना के लिए थोड़ी चलता है। एग्जाम से 2 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना, बहुत 3 महीना बहुत पहले स्टार्ट होगा, 3 महीना पहले स्टार्ट होता है टारगेट बैच। 3 महीना में इतना डिटेल कवर हो जाएगा जितना डिटेल इसमें पढ़ाया जाता है फाउंडेशन में। है पॉसिबल? एक ही पॉइंट थोड़ी है, और भी बहुत सारे पॉइंट है। हाँ या ना? क्लियर है सबको? हाँ ना बोलिएगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। क्योंकि वह गंभीर रूप से, हमको लगता है कि अगले पेज में चले जाते हैं, जगह इतना में पूरा होगा नहीं है, झूठ मूठ में यहाँ पर कंजेस्टेड हो जाएगा। चूंकि वह गंभीर रूप से बीमार था, इसीलिए उसके बॉस ने उसे 10 दिनों की छुट्टी दे दी। इसमें भी कारण परिणाम है, अच्छे से देखिए। वह गंभीर रूप से बीमार था, ये कारण है, और परिणाम है उसके बॉस ने उसे 10 दिनों की छुट्टी दे दी। लेकिन पिछले वाक्य और इस वाक्य में फ़र्क ये है मेरे प्यारे बच्चों, कि पिछले वाक्य में कारण और परिणाम दोनों में सब्जेक्ट सेम था, इसमें सब्जेक्ट अलग अलग है। इसमें सब्जेक्ट ये, इसमें सब्जेक्ट देखिए, सेम सब्जेक्ट इसमें नहीं है। नहीं है ना? तब इसका अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? जैसे बनता है वैसे बनाएंगे, एज या सिंस ही वॉज इल। इसीलिए के लिए कॉमा लगता है, और कुछ नहीं। एज सिंस ये सब आ जाए तो कॉमा लगाते हैं। हिज बॉस ग्रांटेड हिम 10 days लीव। ठीक है? हाँ या ना? यहाँ गौर करने वाली बात है कि दोनों पार्ट में सब्जेक्ट डिफरेंट है, सेम सब्जेक्ट नहीं है। बोथ द पार्ट्स हैव गॉट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। राइट है? जब हम ऐसा करते हैं तो हम लोगों ने भी पढ़ा था कि कारण बताने के लिए हम लोग बीइंग का यूज कर सकते हैं। बीइंग इल, बीइंग सीरियसली इल। बीइंग सीरियसली इल, his boss granted him 10 days leave।
10 days लीव। ठीक है, पिछले सेंटेंस में हमने देखा था कारण और परिणाम का सब्जेक्ट एक था तो डायरेक्ट हम बीइंग से शुरू कर दिए थे और यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट लिखे थे, लेकिन इसमें सब्जेक्ट अलग अलग है, इसलिए इस पार्ट का सब्जेक्ट आगे लिखना होगा। ही बीइंग सीरियसली इल, हिज बॉस ग्रांटेड हिम 10 days लीव। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? समस्या ये है कि हमारे पास यहाँ हिंदी है तो हम देख पा रहे हैं हिंदी में कि दोनों पार्ट का सब्जेक्ट अलग अलग है। एग्ज़ाम में हिंदी नहीं रहेगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि दोनों पार्ट का सब्जेक्ट एक है, क्योंकि एक सब्जेक्ट रहने पर यहाँ आगे सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता है, डिफरेंट रहने पर लिखना ज़रूरी होता है। यदि इस तरह से न दे तो एरर हो जाएगा ना। मान लीजिए कि डिफरेंट सब्जेक्ट है और आगे सब्जेक्ट इसमें से गायब कर दे, तब क्या होगा? मुश्किल होगी कि नहीं होगी? एरर हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। और दोनों का सेम सब्जेक्ट रहे फिर भी आगे सब्जेक्ट लगा दे, फिर भी दिक्कत हो जाएगी। तो इस बात को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कारण और परिणाम का सब्जेक्ट एक है? सपोज कि इसी सेंटेंस को ऐसे लिखा रहता है एग्जाम में, गौर से समझिएगा, इसी सेंटेंस को सिर्फ ऐसे लिख देता बीइंग सीरियसली इल, his doctors advised him to take complete bed rest। ठीक है, तब कैसे होगा? देखिए, इस सब्जेक्ट को, सेकंड सब्जेक्ट को यहाँ आगे रफ में रख के चेक कर लीजिए। हिज डॉक्टर्स बीइंग सीरियसली इल, बीइंग सीरियसली इल, उसके डॉक्टर सीरियसली बीमार थे, इसीलिए उसके डॉक्टर्स ने उसको सलाह दिया। कभी पॉसिबल है उसके डॉक्टर्स आगे इस सब्जेक्ट को, बाद वाले सब्जेक्ट को आगे रख करके चेक करना है कि सार्थक होता है कि नहीं, सार्थकता चेक करनी है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? मेरी आवाज जा रही है सब लोगों को? तो बाद वाले सब्जेक्ट को बीइंग के आगे रख के चेक करना है कि सार्थकता है कि नहीं है, मीनिंगफुल है कि नहीं। तो हिज डॉक्टर्स बीइंग सीरियसली इल, उसके डॉक्टर्स बहुत सीरियसली बीमार थे। इस बीइंग को आपको समझ लेना है पास्ट। बोलिए पास्ट क्यों समझ ले? क्योंकि यहाँ पास्ट है, V2 है, तो इस बीइंग को आपको वाज समझ लेना है या वेयर समझ लेना है। हिज डॉक्टर्स वेयर सीरियसली इल, उसके डॉक्टर्स बहुत सीरियसली बीमार थे, इसीलिए हिज डॉक्टर्स एडवाइज्ड हिम, उसके डॉक्टर्स खुद बीमार थे, उसको सलाह दी है कि कंप्लीट बेड रेस्ट करो। ऐसा हो सकता है क्या? सेंसिबल बात है क्या? बकवास है, ऐसा कभी नहीं होता। इसका मतलब है कि एरर इस पार्ट में है। एरर पता चल गया किस पार्ट में? बात समझ में आ रही है? अब कॉमन एरर तो बन गया कि भैया ए पार्ट में कॉमन एरर है आपका, ये ए पार्ट है, ये मान लेते हैं बी पार्ट है, ये मान लेते हैं सी पार्ट है, और ये डी है, और लास्ट में नो एरर होगा। ठीक है, नो एरर हम लिखे नहीं है, तो ए पार्ट में एरर है, कॉमन एरर तो बन गया। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट रहे, किसको सुधारिए? तो कैसे, कौन वाला कैसे सुधरेगा? देखिए, एडवाइस हिम को दिया गया, इसलिए बीमार कौन होगा? यहाँ ही लिख देंगे, सुधर जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करवाए हम आपसे, कोई झोल झमेला। हाँ जी, एकदम एग्जैक्टली सेम आता है। हम बोलते हैं कि आप जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो तब तक
आप अपना वो एग्ज़ाम, जिस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं उसका सेट प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप नौकरी प्राप्त करने आए हैं तो पैसा बचाने की ना सोचें। चलिए, ये क्लियर हो गया, जो पढ़ाए हम समझ में आया ये वाला। और देखिए एक एग्जांपल, चूंकि उसने प्रथम पुरस्कार जीत लिया, कोचिंग सेंटर्स वगैरह 2 महीना 3 महीना पहले टारगेट बैच स्टार्ट करेंगे। आपका अपना टारगेट बैच सालों भर चलना चाहिए, 365 डेज विदाउट एनी एब्सेंस। 2 महीना 3 महीना जो कोचिंग सेंटर खोलता है ना टारगेट बैच 2-3 महीना के लिए, वो टारगेट बैच में आप अपने बैठ के मूल्यांकन करें दूसरों के टक्कर में, तुलना में, कि हम जो साल भर एकदम जम के पढ़े हैं उसमें हम कहाँ तक अपना क्षमता बना पाए दूसरों के टक्कर में। वही चीज़ दूसरा लोग बनाता है, क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम नहीं है, कंपटीशन है। एग्ज़ाम में आप नंबर ले आइए पास करके, दूसरा से कोई मतलब नहीं पास हुआ कि फेल हुआ। इसमें दूसरा को यदि 98 लिया है और आप 97 हैं तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं। मेरे सब सॉलिड बात का कोई जवाब ही नहीं देता है, मानने में सबको डर लगता है कि मान लेंगे तो फिर हालत ख़राब हो जाएगा मेहनत करते करते, नहीं करेंगे तो फिर अपने मन में ग्लानि आएगा कि हम काम चोरी कर रहे हैं। इसलिए कोई मानने ही नहीं चाहता सही बात। चूंकि उसने प्रथम पुरस्कार जीत लिया इसलिए उसे थोड़ा घमंड हो गया है। ऐसा होता है कि कोई कोई आदमी जीत जाता है ना, टॉप पे पहुंच जाता है, थोड़ा घमंडी हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? एज ए सिंस ही हैज won the first prize, हम समझते हैं कि बोर्ड सबको क्लियर है और मेरी आवाज़ भी। फर्स्ट प्राइज इसीलिए के लिए कॉमा, एज ए सिंस के साथ कभी भी कोई दूसरा वर्ड नहीं लगाएंगे, सिर्फ कॉमा चलेगा, इसीलिए के अर्थ में। ही हैज़ बिकम अ लिटिल एरोगेंट। ठीक है, अब चूंकि देखिए फिर से वही बात हो रहा है कि ये कारण है, हाँ या ना बोलना, काउज है ये, और ये क्या है? रिजल्ट है। ठीक है, काउज और रिजल्ट चल रहा है। दोनों में सब्जेक्ट डिफरेंट है कि सेम है? सेम। वर्ब क्या है? ठीक है, इस वर्ब का B4 ले लीजिए। winning the first prize, winning the first prize, he has become a little arrogant। गौर से समझिएगा, पीछे ऐसे ही किसी एग्जाम्पल में यहाँ पर वर्ब वाज था तो हमने उसका V4 यहाँ पर बीइंग लिया था,
और यहाँ जो वर्ब है वॉन है तो उसका बिफोर विनिंग ले लिया। बाकी सारा चीज वही काम करती है। कुछ समझ में आया? कारण सबको समझ में आया? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें भी एरर वैसे ही पहचाना जाएगा जैसे पिछले वाले में, कि आगे अगर सब्जेक्ट नहीं है तो ये गारंटी होना चाहिए कि यही सब्जेक्ट काम करे। तो रख के चेक कर लेंगे रफ में कहीं पर, ही विनिंग द फर्स्ट प्राइज, वो जीता है फर्स्ट प्राइज, इसलिए वो घमंडी हो गया। सार्थक है कि नहीं है? यदि सार्थक नहीं होता तो इस बिफोर वाले पार्ट में एरर माना जाता। ये सारा भी जो आज हम बता रहे हैं मिस रिलेटेड पार्टिसिपल के एरर के अंतर्गत ही आता है, लेकिन उसका एडवांस्ड वर्जन है। बोलिए एग्जाम में पूछता है, बहुत पूछता है, बहुत पूछता है, बहुत पूछता है, एकदम गर्दा उड़ा देता है। बोलिए क्या सवाल है? कुछ दे सकता है, हमने आपको पढ़ा दिया है। प्रीवियस एक्शन के लिए हैविंग प्लस V3 यूज करते हैं। संदूक खोलकर बंदूक निकाला वाला एग्जाम्पल याद कीजिए, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर इसमें प्रीवियस एक्शन का बोध हो रहा है, फर्स्ट प्राइज जितना प्रीवियस एक्शन है तो हैविंग प्लस V3 सही होगा, प्रीवियस एक्शन नहीं है तो नहीं सही होगा। हाँ या ना बोलेंगे? वो आपको अपने कॉमन सेंस से वहां सेंस पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां हिंदी तो रहेगा नहीं। किस तरह का कंफ्यूजन है और डिटेल सवाल कीजिए। तो ये तो आपको अपने सेंस से पकड़ना होगा, वहाँ हिंदी थोड़ी रहेगा। हम तो यहाँ हिंदी एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और वही चीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, इतना कि एकदम टीचर गदगद रहे। भाई साहब करीब करीब 678 क्वेश्चन है टोटल टाइम एंड टेंस का। 8:30 बजे वाले बैच में हम सबको ऐड कर दिए हैं टोटल को। अब पूरा 678 में मान के चलिए कि 178 क्वेश्चन रिपीट होगा, 500 क्वेश्चन टाइम एंड टेंस का। मुंह से आवाज़ निकालो, इतना ज़बरदस्त बेईमान मत बनो कि सही बात में एकदम चुप रह जाएं, बुलबे नहीं करेंगे किसी कीमत पर। अब 500 टोटल 678 क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन दे दिया गया है। कितने लोगों ने चेकआउट किया है उसको? कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया है? अगले सप्ताह में उसका डाउट क्लियरेंस रहेगा 8:30 बजे से। टाइम अपना रखिए। ये डेट कल डिसाइड कर पाएंगे, अभी बैठ के देखना है कि कौन कौन सा दिन का क्या क्या है शेड्यूल है, उसके बाद हम कल डेट बता पाएंगे सबको। कल डेट पब्लिकली अनाउंस भी हो जाएगा। Winning the first prize, his father has taken decision to send him to a national level coach. Winning the first prize, his father has taken decision to send him to a national level coach. बोलिए, सेंटेंस सही है कि कहीं कुछ एरर है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विनिंग द फर्स्ट प्राइज में हिज फादर जो है सब्जेक्ट सूट नहीं करता है, क्योंकि उसके पिता ने फर्स्ट प्राइज नहीं जीता है।
उसने जीता है, इसीलिए तो उसको नेशनल लेवल कोच के पास भेजने का डिसीजन लिए हैं पापा, कि ठीक है फर्स्ट प्राइज लोकल लेवल पे जीत चुके हो, तो अब जाओ जरा नेशनल लेवल के कोच से सीखो और बेहतर करो, है ना। तो ही, यहाँ तो ही लगाइए, या फिर इस पूरे पार्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, एज या सिंस ही हैज वॉन भी लिख सकते हैं, ठीक है, ही हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ कोई आदमी यदि पास्ट इंडेफिनिट लिख दे तो भी सही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पिताजी ने डिसीजन लिया है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो उसके पहले ही जीता, तो प्रेजेंट परफेक्ट के पहले जीता तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट पहले परफेक्ट के पहले पास्ट। कुछ लॉजिक देंगे कि नहीं सर जीता है तुरंत, या तुरंत उसके पापा डिसीजन ले ले, तो प्रेजेंट परफेक्ट भी इक्वली करेक्ट होगा। अब आते हैं अभिषेक के पॉइंट पर, जो उन्होंने कहा था हैविंग प्लस वी थ्री रह जाए तो क्या होगा। एक दो एग्जाम्पल उसका भी देख लें मिस्टर अभिषेक, हाँ ना बोलिएगा। Having lost the battle, he ran away from the battlefield. सही की गलत? प्रयास कर लीजिए, बताएंगे तो हम। देखिए आप अच्छे से गौर से देखिए, ही रैन अवे फ्रॉम, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देख एक्सप्लेन भी हम कर देते हैं एक बार, ठीक है, आप लोग समझ गए कि सही है, लेकिन एक बार हम एक्सप्लेन करते हैं, हम सटीक एक्सप्लेनेशन। ये क्या है, V2 है ना, रैन अवे V2, हाँ ना बोलिए, V2 मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट है, पास्ट इंडिफिनिट है, मतलब वह युद्ध के मैदान से भाग गया, राइट। कब भाग गया, हार कर, हार कर भाग गया, हाँ ना बोलो। तो ये हाँ हारने के बाद भाग गया, तो ये प्रीवियस एक्शन है कि नहीं है। तो हमने बताया था प्रीवियस एक्शन हैविंग प्लस V3, हाँ ना बोलो, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, भी कल ही का बात है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है इसको पहचानने में, थोड़ा सा हल्का सा मेहनत से पता चल गया, हाँ ना बोलो। ऐसे भी लिख सकते, एज ए सिंस ही हैड लॉस्ट द बैटल ही रैन अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड। चाहते पहले वाला एग्जाम्पल में जाए, चलिए चले गए, बोलिए। टेंस में पढ़ाए हैं कि जो काम पास्ट में हो, पास्ट इंडेफिनिट है, जो पास्ट के पहले हो, पास्ट परफेक्ट ही पढ़ाया गया है, हाँ या ना। टेंस में पढ़ाया गया ये चीज़, बिना पढ़ाए हुए ई वाला ट्रांसलेशन कैसे पढ़ाएंगे बताइए, कि मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन खुल गई थी, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन खुल गई थी, ये वाला ट्रांसलेशन हुआ है कभी? कोई बोलिए नहीं रहा, मेरा आवाज़ जा रहा है सब तक? ये वाला ट्रांसलेशन हुआ है कि नहीं,
कि मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन खुल गई थी, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था, मेरे कक्षा में आने से पहले छात्र पहुंच गए थे। फिर इसमें वेरिएशन बताते हैं, मेरे पहुंचने से 10 मिनट पहले ट्रेन खुल गई थी, मेरे घर पहुंचने से पहले माँ ने खाना बना लिया था। बिल्कुल आफ्टर, देखिए आप जो लिखना चाहते हैं उसमें एक बेसिक नियम का आप उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए क्या गलती कर रहे हैं आप उसमें, आफ्टर लॉस्ट यही लिख रहे हैं ना। आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, हम पढ़ाए हैं आप लोग को कि प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई वर्ब आएगा तो B4 होगा। तो आप यहाँ लूजिंग लिख देंगे तो सही होगा। हाँ अब सही हो जाएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें एक ट्विस्ट अभी हम और न देंगे, रुकिए। बिल्कुल अभिषेक ने कहा कि अभी हम वीडियो देख रहे हैं, आगे आएगा, बिल्कुल आएगा, हर हालत में आएगा। ठीक है, उसके बिना टेंस आगे बढ़ ही नहीं सकते हम पास्ट परफेक्ट में। कौन सा वेरिएशन? नहीं, हिंदी भी आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, सेंस सेम रहना चाहिए। ठीक है, एक बात को आप हिंदी में भी 2-3 तरीके से बोल सकते हैं, खाली अंग्रेजी नहीं। और उस 2-3 तरीके के हिंदी में आप देखेंगे कि कोई एक तरीका ऐसा है जो ज़्यादा प्रचलित है, बाकी सब तरीका सही है लेकिन लोग उतना उपयोग नहीं करते हैं। वही बात अंग्रेजी में भी है। जैसे एक बात को हिंदी में कई तरीकों से कहा जा सकता है, उसी तरह से उसी बात को या एक बात, किसी भी एक बात को अंग्रेजी में भी कई तरीकों से कहा जा सकता है, उसमें से कोई एक या 2 तरीका ज़्यादा प्रचलित रहता है। आपका सवाल क्या है, हम नहीं समझे। इस मामले में आपका क्या सवाल है? क्या आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन तरीके से कहा जा सकता है? अच्छा, तो देखिए ई आपको जैसे एज या सिंस कंजंक्शन में पढ़ना है। ठीक है, ये वर्ब में पढ़ना है, अभी वर्ब में पढ़ा रहे हैं। ये प्रीपोजिशन का बात है कि प्रीपोजिशन के बाद B4 आता है, प्रीपोजिशन में भी पढ़ना है, जेरंड में भी पॉइंट पढ़ना है। हाँ ना, ये तीनों अलग अलग जगह चीज़ पढ़ना है। ये आप अपने कॉमन सेंस से तीनों जब अलग अलग पढ़े थे तो तीनों का हिंदी सीखे होंगे। हम ऐसा मास्टर हैं जो हिंदी बता के ही बताते हैं फाउंडेशन बैच में। ठीक है, मतलब 75% 80% चीज़ों का हिंदी बता के। अब बोलने का हिंदी कहें तो हर एक सेंटेंस का हिंदी हम बोलते हैं, लिखने में 75% चीज़ों का हिंदी लिखते हैं। तो जब आपको पढ़ाया गया था तो आप अपने दिमाग में रखिए, ज़रूरत पड़े तो अपना अप्लाई कर लीजिए। अच्छा ये बताओ वहाँ ऐसे बताया था तो यही मतलब हुआ ना, ये दोनों बराबर हुआ ना। ये आपका अपना कॉमन सेंस है कि आप यूज़ करें। आपको आपके सवाल का जवाब मिला अभिषेक जी? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, नहीं तो वरना इसका कोई उपाय नहीं है। कितना तरीका हो सकता है, कितना तरीका हो सकता है एक चीज़ को बोलने का, लिखने का। वो इकट्ठा एक जगह पर बताया जाए तो फिर ग्रामर कोर्स नहीं, वो ट्रांसलेशन कोर्स है कि भैया एक सेंटेंस हिंदी में ऐसा है, इसका अंग्रेजी इतना 4 तरीके से हो सकता है। वो ट्रांसलेशन कोर्स होगा एक। ठीक है ना जी? उसमें भी कंफ्यूजन होगा क्योंकि वो तो एक हिंदी बता दिया मास्टर। अब वही बात हिंदी में दूसरा तीसरा तरीका से भी हो सकता है ना? अब वो दूसरा तीसरा तरीका से होगा तो दिक्कत क्या होगा? उस समय दिक्कत ये होगा कि लड़का बोलेगा कि अच्छा आप ई वाला हिंदी का अंग्रेजी 3 तरीके से बताएं, ई वाला हिंदी का अंग्रेजी क्या होगा, जबकि दोनों हिंदी का सेंस सेम है। आपको याद होगा कभी कभी हम कहते हैं, ये डिस्कशन इसलिए ज़रूरी है ताकि इस तरह का जो कन्फ्यूज़न दिमाग में वो ख़त्म हो जाए सबके। ठीक है, वो अपना दिमाग अप्लाई करना शुरू कर दे स्टूडेंट। हम बहुत बार आपको कहते हैं अच्छा सोच के, आंख बंद करके सोचिए, देखिए तो दोनों बात का मतलब एक निकल रहा है। बोलते हैं ऐसा क्यों बोलते हैं? ताकि आपको पता चले, आपका दिमाग अप्लाई करना सीखे कि अच्छा ये बात एक के है। आज से पहले यकीन मानिए कि कोई ग्रामर टीचर आपको ये बात नहीं बोला होगा। ग्रामर टीचर खाली नियम बताता है। इस वजह से सेंस ऑफ लैंग्वेज नहीं पढ़ाते, नहीं लिखवाते।
रूल्स लिखवाया जाता है ग्रामर में, ठीक है। ये पढ़ाई हो रहा है, इसमें आपको हर एक चीज़ डिस्कस करने का मौका मिलता है। आप पूछते हैं, टीचर एक्सप्लेन करता है। कभी बेवकूफ़ी वाला सवाल पूछते हैं तो गुस्सा के एक्सप्लेन करता है, कभी अच्छा सवाल पूछते हैं तो शाबाशी दे के एक्सप्लेन करता है, लेकिन एक्सप्लेन करता है टीचर आपको इस कोर्स में, ठीक है। गौर से सुनिए मेरा बात, जो हम बोल रहे थे हम भूल गए, हाँ नहीं भूले, कि हम आपको इसलिए बोलते हैं क्योंकि पता है हमको कि आपको जो रोड सिस्टम से पढ़ाया गया है, जिसमें कि चीज़ें लिख लो और उसके बाद उसको याद कर लो, उसमें दिमाग अप्लाई हम लोग नहीं करते हैं, जिससे सेंस ऑफ लैंग्वेज हमारा डेवलप नहीं होता है। और जब तक सेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलप नहीं होगा तब तक ग्रामर पढ़ने का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ग्रामर आता ही है लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए, कि लैंग्वेज में जो गलतियां हैं उसको ग्रामर की मदद से हम लोग दूर करते हैं, इसीलिए ग्रामर होता है। तो लैंग्वेज तो पहले आए। लैंग्वेज क्या है? एक सेंस है, बातों को समझने का एक सेंस है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये सब लेक्चर लग रहा होगा, लेकिन जब आप ये सवाल करेंगे कि सेंस कैसे फॉलो होगा, या सेंस वाला सवाल करेंगे, तब आपको इतना बात ध्यान में रखना होगा जो हम बोल रहे हैं। क्या जो बातें हम बोले आप लोगों के समझ में आई? आगे बढ़ें, ठीक है। तो अलग अलग जगह पढ़ाई होगा, उसको एक जगह पर आपको समेट के अपने दिमाग से लाना पड़ेगा, वो कोई नहीं करेगा आपको। हाँ, वो चीज़ किया जाएगा ट्रांसलेशन कोर्स में, और ट्रांसलेशन कोर्स, अच्छा ट्रांसलेशन कोर्स 2 साल का होगा, जितना तरह का वाक्य होता है, क्योंकि एक ही वाक्य बहुत तरीके से हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी होता है। ना ना, इसके पहले आप ग्रामर सीखे थे, या बहुत सारे क्लास में से लड़के ग्रामर सीखे होंगे। 8:30 वाले में बहुत सारे सीनियर बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं जो पहले ग्रामर पढ़े हैं, साल साल 2-2 साल बन जाता है क्या ट्रांसलेशन, क्योंकि ग्रामर पढ़ाया ही अलग तरीके से जाता है, वो एकदम रूल लिखवाया जाता है, टेक्स्ट बुक रूल लिखवाया जाता है। अगर हम आपको देखिए, जरा सा पीछे चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सब सवाल ही ऐसा है कि जिसमें हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो हमने आपको ये बीइंग वाला पॉइंट पढ़ाया था, हमने आपको हिंदी के साथ इतना डिटेल किया, अगर हम खाली यही पॉइंट पढ़ा के छोड़ देते आपको कि भैया बीइंग वाला में यदि मौसम का बोध हो रहा है तो ईट लगाओ आगे, नहीं मौसम का बोध हो रहा है तो ईट मत लगाओ, आप ट्रांसलेशन बना लेते? हाँ या ना? बना लेते? नहीं बना पाते? तो अधिकतर 90% जगहों पे ग्रामर ऐसी ही पढ़ाई होता है, ठीक है। और मेरा कोर्स ग्रामर कोर्स नहीं है, मेरा कोर्स है फाउंडेशन इंग्लिश, जिसमें हम ग्रामर भी सिखाते हैं, और हमारा फोकस होता है कि आपको अंग्रेजी समझ में आने लग जाए, या मन में कोई बात हो तो अंग्रेजी है तो मेरा कोर्स करने के बाद आप कर सकते हो ट्रांसलेशन, मतलब 75% ट्रांसलेशन आप कर लोगे। कुछ टेक्निकल सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिसमें खास पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, वो स्ट्रक्चर अभी तक नहीं आया है या कोर्स में इंटीग्रेटेड नहीं है स्ट्रक्चर, तो 25% सेंटेंस छूटेगा, बाकी 75% कर लोगे। अब आप कहोगे कि आप अपने कोर्स का बड़ाई कर दिए, नहीं नहीं, कोर्स हम थोड़ी बनाए हैं, ये कोर्स में जितना चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो सब ऑलरेडी अंग्रेजी में बना हुआ है, हम तो सिर्फ उसको इंटीग्रेट किए, एक जगह इकट्ठा किए हैं कि इसको इस चैप्टर को इस चैप्टर को इस चैप्टर को इस चैप्टर के पढ़ाने का तरीका ऐसे रहेगा तो अंग्रेजी समझ में आएगा, बस हम इतने किए और कुछ नहीं किया। मेरा औकात नहीं है अंग्रेजी बनाने का। तो एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट बोलिएगा कि ग्रामर पढ़ने के बाद ट्रांसलेशन आ जाएगा, तो नहीं, 10% टीचर ऐसे हैं जिनका ग्रामर पढ़ने के बाद ट्रांसलेशन आ जाएगा, 90% टीचर ऐसे रहेंगे जिनका ग्रामर पढ़ने के बाद आपको ट्रांसलेशन नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़िए, हम जो हाईलाइट करना चाह रहे थे पॉइंट उस पर आइए। यहाँ पर हमने लिखा हैविंग लॉस्ट। अच्छा, हार जाने के बाद, यदि हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते थे, हैविंग बीन डिफीटेड, द बैटल he ran away from the battlefield। ये लास्ट वाला सेंटेंस सबके समझ में आया कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं इसके जरिए? क्या समझ में आया? ऊपर हमने लिखा हार जाने पर और नीचे हमने कर दिया हराए जाने पर। बात दो तरीके, बस बस
बस बस बस, और कोई फर्क नहीं है, बात तो एकदम एग्जैक्टली सेम है। हाँ कि ना? तो जब ये पैसिव वॉइस हो जाए तो आप यहां पर हैविंग बीन प्लस वी थ्री की जगह बीइंग प्लस वी थ्री भी लिख सकते हैं। पूछिए क्यों? इसका जो अर्थ है वही इसका अर्थ है, वही इसका अर्थ है, वही इसका अर्थ है, वही इसका अर्थ है। आप सबका हिंदी कर पाने में सक्षम है, सबका हिंदी कीजिए और थोड़ा देर के लिए आंख बंद कीजिए, सोचिए कि हिंदी का सिचुएशन और सेंस क्या निकल रहा है, एक ही है या अलग अलग है? हिंदी अलग अलग रहेगा क्या? सिचुएशन और सेंस भी अलग अलग है? सब 5 तरीका यहाँ पे बताया हुआ, एक है या अलग अलग है? एक है। ये गारंटी है कि हैविंग प्लस बीन प्लस वी थ्री कहीं लग गया है तो उसके बदले आप बीइंग प्लस वी थ्री लगा सकते हो। लेकिन ये एक्टिव और पैसिव हमेशा गारंटी नहीं है कि सेम होगा, कुछ कुछ तो खाली एक्टिव में रहेगा और कुछ कुछ खाली पैसिव में रहेगा। एक एग्जांपल देखिए, हैविंग बाउट ए कार, he took his friends on picnic। ठीक है, अब आप गौर करो, इस सेंटेंस का मतलब आप निकाल पा रहे हो क्या? सेंस समझ पा रहे हो क्या? हिंदी हमने लिखा नहीं है, समझ पा रहे हो तो जो समझ पा रहे हो बोल दो तो जरा सा। यानी सब लोग समझ गए इसका हिंदी, है ना? ये बता सकते हो क्या ये वाला जो पार्ट है हैविंग प्लस वी थ्री वाला एक्टिव है कि पैसिव है? ये एक्टिव है कि पैसिव है वाला पार्ट, ये बता सकते हो क्या? एक्टिव है, एक्टिव है, बिल्कुल सही जवाब है, एक्टिव है। ठीक है, एक दो बच्चों ने ही जवाब दिया, बाकी सब लोग चुप रहे। जैसे हमने पिछले वाले सेंटेंस में हैविंग लॉस्ट की जगह हैविंग बीन डिफीटेड पैसिव कर दिया था ना? हाँ या ना बोलिएगा, फटाफट तेजी से बोलिए। क्या इसको आप इस तरह से कोई पैसिव में चेंज कर सकते हो? क्या कीजिएगा बोलिए? हैविंग बीन बाउट ए कार, he took his friends on पिकनिक। ठीक है, देखिए बच्चों, कितना बड़ा मूर्खता वाला काम कर दिया आप लोग। हैविंग अबाउट वर्ब है ना बच्चों, और ये एक कार क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है। आप वर्ब के लेफ्ट साइड में जब रखते हो ऑब्जेक्ट को तो एक्टिव वॉइस होना चाहिए है, और इसमें आपने पैसिव वॉइस बनाया, ये पैसिव वॉइस आपने बना दिया, फिर भी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में छोड़ दिया। जब पैसिव वॉइस किसी भी वर्ब का बनता है तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में छूटता है कि राइट साइड में चला जाता है? तो ये सही हुआ कि गलत हो गया आपका? तो सही क्या होगा? हैज बीन कहां से? हाँ हाँ, ठीक है, बाई हिम बोल सकते हैं, चाहे ना भी बोले। हाँ, he took his friends he took his friends on picnic। ठीक है, अब जरा देखिएगा टेक्निकल बात क्या है, सारे लोग गौर करते रहिएगा। पहले टेक्निकल बात पूछेंगे बोलेंगे और उसके बाद फिर प्रचलन का बात बोलेंगे। ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, और ये वाला क्लाउज किस वॉइस में है जरा देखिए तो?
ये वाला क्लाउज किस वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता है टेक्निकली। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता है, सेंटेंस अच्छा नहीं माना जाता है। इसको अच्छा करना है तो इसके जगह लिखना पड़ेगा ए कार हैविंग बीन bought by him। इधर वाले को भी पैसिव वॉइस में बदल दीजिए, हिज फ्रेंड्स वर, नहीं वाज नहीं वर होगा, टेकन ऑन पिकनिक। पिकनिक नहीं, बाई हिम एक बार आ ही गया शुरुआत में, रिपीट करने की जरूरत नहीं, या तो फिर यहां से हटा के अंत में लगा दीजिए, कोई एक जगह लगाइए। अब ये हो गया आइडियल सेंटेंस। ये जितना सही है उतना ही सही है। आप चाहते तो आफ्टर से भी बना सकते थे, आफ्टर बाइंग ए कार ही टुक हिज फ्रेंड्स ऑन पिकनिक, है ना। दोनों इक्वली सही है, प्रचलित कौन ज्यादा है, ऊपर वाला एक्टिव वॉइस वाला कि नीचे सबसे नीचे पैसिव वॉइस वाला? ये तो गलत ही हो गया, बीच वाला ही तो छोड़ दीजिए, ये दोनों तो गलत ही हो गया, है ना। दोनों नहीं गलत हो गया, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट गलत जगह पर है और इसमें एक्टिव पैसिव का कॉम्बिनेशन गलत हो गया। ये ज्यादा प्रचलित है, जबकि 100% ये सही है। कोई मैया का लाल इसमें कोई टेक्निकल एरर नहीं निकालेगा। कोई माय का लाल कितनों ग्रामर का पार की हो, नीचे वाले में कोई टेक्निकल एरर नहीं निकालेगा, है ही नहीं, उसमें निकाल कहां से देगा। लेकिन फिर भी दुनिया में लोग नीचे वाले को उपयोग नहीं करते हैं, सब किसको उपयोग करते हैं? ऊपर वाले को। अभी थोड़ा देर पहले यही बोल रहे थे कि एक चीज प्रचलन होता है। अच्छा, यहां पर अगर हम हैविंग बाउट ए कार की जगह लिख देते हैं बाइंग ए कार, ही टुक हिज फ्रेंड्स ऑन पिकनिक, सही होता कि गलत होता? नहीं, 100% सही होता। आप इसके कारण गलत बोल दिए होंगे, यही ना। कहाँ प्रीपोजिशन है, कौन सा प्रीपोजिशन के? यहाँ पर आफ्टर नहीं लगा हुआ, यही ना। हाँ, बहुत बार ये ऑप्शनल रह जाएगा, पूछिए कैसे, पूछिए कैसे। ठीक है, अगर आपको कल का पढ़ाई याद हो तो हमने बोला था कि जो having taken breakfast he went to the office और taking breakfast he went to the office, ये दोनों सही है। लेकिन टेकिंग ब्रेकफास्ट को इसलिए नहीं लोग यूज करते हैं क्योंकि उसका एक और अर्थ निकल जाता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। याद आया कुछ? तो उसी तरह से ये भी सही है, लेकिन लोग ज्यादा यूज नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज करेगा। तो फिर सही हो गया, ज्यादा परफेक्ट हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, अब कंफ्यूजन खत्म हो गया। अब कंफ्यूजन खत्म हो गया। जितने लोग क्लास में बैठे हुए हैं, हाँ ना कुछ सब लोग बोलेंगे, क्लियर है तो हाँ बोलेंगे, क्लियर नहीं है तो ना बोलेंगे। यही टारगेट बैच में रहेगा तो हम इतना कोई डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा, सीधा कॉमन एरर बताएंगे कि ऐसे रहा तो एरर है, ऐसे नहीं रहा तो एरर नहीं, खत्म बात, आगे बढ़िए। क्योंकि निश्चित एक लिमिटेड टाइम होता है हम लोग के पास टारगेट बैच में कि उतने टाइम में सब कुछ कंप्लीट करवाना होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है सबको जो पढ़ा रहे हैं हम कि ज़्यादा हो रहा है डोज थोड़ा?
नहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा, नहीं काम, हाँ नहीं काम करेगा। कभी नहीं काम करेगा। हाँ बोलिए कि आप तो सर समस्या बोल रहे हैं, समाधान बोलिए ना सर, हम तो समाधान के लिए आपके पास। समाधान ये है मेरे प्यारे दोस्त, पहला आप समय बताइए कि आप कितने समय से सेट मार रहे हैं, कितना सेट आप लगा चुके हैं। तब तब पढ़ाई में कमी है। यदि 10 20 25 सेट हुआ है और नहीं स्कोर हो रहा है। हम्म, हम्म, कुछ चीज़ें सब लोग सुन लें, सभी लोगों के लिए काम आएंगी, जो अभी कर रहे हैं सेट प्रैक्टिस उनको भी, और जो करने वाले हैं उन लोगों को भी काम आएंगी, बहुत काम की चीज़ें हैं, गौर से सुने। मेरा नम्र निवेदन है आप लोगों से कि आप किसी भी एग्ज़ाम का सेट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो पहले उसका सेक्शनल करें, सब्जेक्ट वाइज नहीं। जैसे हम जब सेक्शनल बोलते हैं तो लड़के समझते हैं अच्छा मैथ का अलग करना है, इंग्लिश का अलग करना है, नहीं, हम इंग्लिश का ही खाली बात कर रहे हैं, हम मैथ का ही बात कर रहे हैं। तो मैथ का जब हम बात कर रहे हैं तो मैथ का ट्रिग्नोमेट्री का सेट अलग बनाओ, अलजेब्रा का सेट अलग बनाओ, ज्योमेट्री का अलग बनाओ, नो कॉमर्शियल मैथ का अलग बनाओ, ऐसे बनाओ सब, ठीक है, ऐसे करो पहले। कितना करें सर, सवाल ये होता है सेक्शनल कितना करें। जैसे अब इंग्लिश का सेट प्रैक्टिस आपको करना है तो डायरेक्ट फुल सेट पे जाने के पहले आपको चाहिए कि इसका अलग अलग सेक्शन का प्रैक्टिस करें, कॉमन एरर का प्रैक्टिस करें, क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस करें, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का प्रैक्टिस करें, सिंगल फिलर्स, डबल फिलर्स, ट्रिपल फिलर्स का प्रैक्टिस करें। जितने टाइप का क्वेश्चन आता है ना उस सब टाइप को एक अलग सेक्शन बनाएं और उस सेक्शन का प्रैक्टिस करें सेट प्रैक्टिस करने से पहले, पहला बात। उसके बाद जाते हैं सेट प्रैक्टिस में। अब आप सेक्शनल प्रैक्टिस किए हों या फिर सेट प्रैक्टिस किए हों, हर एक सेट एटलीस्ट 2 बार बनना चाहिए। एक तो आपका टाइम टारगेट से, जैसे आप बनाते हो वैसे बनाओ, टाइम टारगेट रख के, ठीक है। टाइम टारगेट के बाद कम से कम 2 बार, ऐसे तो 3 बार होना चाहिए, ठीक है। टाइम टारगेट ख़त्म हो गया, आंसर मिला दिया गया, घर जाइए, या घर पे ही बना रहे हैं तो 2 घंटा का गैप ले लीजिए और फिर बैठ के देखिए कि जो आपका सेट बनाए थे उसमें क्या गलती हुआ था, क्यों गलती हुआ था, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका रूल। यदि किसी टीचर के अंडर में कर रहे हैं प्रैक्टिस तो टीचर से एक्सप्लेनेशन मांगिए कि हमको एक्सप्लेन कीजिए। अकेले कर रहे हैं तो जिस बुक से कर रहे हैं उस बुक में एक्सप्लेनेशन देखिए। हम मालूम है, मालूम, टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, हम देख रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ स्कोर कर देगा, इंग्लिश से स्कोरिंग हो गया आप तरह से, एक तरह से समझ। हाँ ये इनडायरेक्टली स्कोरिंग हो चुका है इंग्लिश अब। क्वेश्चन मैथ का रीजनिंग का जो लेंदी कर दिया इसके वजह से इंग्लिश स्कोरिंग हो गया। हम्म, सेकंड भर में बनता है, हाँ 10 सेकंड में बनता है, सही, बिल्कुल 10 सेकंड में बनता है, बिल्कुल सही है जवाब, बात आपका। लेकिन पहले उसके पहले का मेहनत कहाँ है सब लोगों का, जो हम बोल रहे हैं उस बात पे आपका ध्यान गया राजीव जी, कि हमने कहा सेक्शनल प्रैक्टिस कीजिए, और सेक्शनल प्रैक्टिस जैसे अभी आप प्रैक्टिस किए तो 2 घंटे के बाद बैठ के देखना है कि जो आपने क्वेश्चन 50 बनाया था वो 50 में से कौन गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। या तो बुक से मांगिए, वेबसाइट से मांगिए, तो टीचर से मांगिए, किसी से मांगिए परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। कि वो एक्सप्लेनेशन उस टाइप के हम 10,000 क्वेश्चन पे लगाएं तो 10,000 पे लग जाए वो एक्सप्लेनेशन। इन्हें के हर क्वेश्चन उस टाइप के हर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन बदले तो एक्सप्लेनेशन सही नहीं। उस टाइप का जितना क्वेश्चन है वो 10,000 हो, 1,00,000 हो, एक एक्सप्लेनेशन से बनना चाहिए। अब जैसे हम आपको V4 वाला बताए, देखिए कि V4 है ना, तो V4 में 2 बात होता है, या तो आगे पीछे का काम हो, ये V4 है तो इसमें आगे पीछे वाला काम है, आगे पीछे वाला हो गया तो हैविंग प्लस V3, और कारणम परिणाम पता चल गया तो खाली V4 से बनेगा। पीछे चलिए, अभी दो दो चीज़ें हमने हाईलाइट करी। कार खरीदने के बाद लेके गया पिकनिक पर, तो ये आगे पीछे हुआ कि नहीं हुआ,
बीमार रहने के कारण बॉस ने छुट्टी दे दिया, तो ये कारण परिणाम हुआ कि नहीं हुआ? दोनों में भी फोर लगता है, लेकिन इसका जो आगे पीछे वाला है वो हैविंग प्लस वी थ्री का है। हैविंग भी फोर है लेकिन हैविंग प्लस वी थ्री उसमें होता है। उस जो कारण परिणाम है उसमें जो मेन वर्ब रहता है, उसका जो कारण वाला वर्ब है उसका भी फोर होता है सीधे। अब पूरा दुनिया का कोई भी सेंटेंस लगा लो, ये नियम नहीं फेल होगा, नहीं जाएगा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन रहता तो पहले बोल देते कि एक्सेप्शन है। ठीक है। 2 घंटे से 3 घंटे के बाद उसका बैठ के दोबारा बनाना है, उसमें टाइम नहीं देखना है, सेकेंड राउंड में टाइम नहीं देखना है। और उस सेट को 15 दिन से लेकर के 30 दिन के बीच में एक बार दोबारा बनाना है। तिबारा मतलब कहने का मतलब, एक बार तो आपने सेट प्रैक्टिस के दौरान टाइम टेबल से बनाया, दूसरे दूसरा बार आप 2-3 घंटे के बाद बनाएंगे, और तीसरा बार 15 दिन के से लेके 1 महीना के बाद रिवीजन करेंगे उस सेट को कि कितना बात आपको याद रह गया। अगर आप इतना कर पाते हैं देन कि आपका इम्प्रूवमेंट स्कोर होगा, कोई माई का लाल नहीं रुकेगा, इस नियम को कोई नहीं काट सकता। हम लोग को परिणाम वही नहीं मिलता है जहां हम लोग का डायरेक्शन सही नहीं होता है मेहनत का, या फिर मेहनत सही मात्रा में नहीं होता है। पता चले चाहे नहीं चले, यदि मेरा परिणाम सही नहीं आ रहा है तो हो सकता है हम सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे हैं, या फिर हम रिक्वायर्ड मेहनत जितना होना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं। दो में से एक बात है, पता नहीं चल रहा हमको। समय कितना लगा इतना 2 से 14 तक पहुंचने में? तो और थोड़ा स्कोर पढ़ना चाहिए था, चूंकि आप 150 सेट मार चुके हैं ना। सेट तो हालांकि आप हमारे पास नहीं किए हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा चीज़ अभी तक वर्ब पढ़ाई हुआ है, तो बहुत सारा चीज़ सेट में टच होना चाहिए वर्ब, खास करके वर्ब चैप्टर से। टेंस, वर्ब, प्रीपोजिशन, ये सब 3 चैप्टर खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे ग्रामर में यदि टॉप 3 चैप्टर्स पूछा जाए, टेंस, वर्ब और प्रीपोजिशन हम बोलेंगे। अब वर्ब के अंदर क्या आता है? वर्ब के अंदर टाइम एंड टेंस आता है, वर्ब आता है, नॉन फाइनाइट आता है, नरेशन का सीक्वेंस ऑफ टेंस आता है, और वॉइस आता है, करेक्ट यूजेज ऑफ द वर्ब्स आता है। जो लोग फ्रेशर्स हैं उनके लिए एक्सपीरियंस हो रहा होगा ये सब बात। यदि सिंसियर हैं तो, ऐसे दिन कट्टन लगी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए माथा का बोझ लग रहा होगा ये सब बात, कि पढ़ा नहीं रहे हैं, गप कर रहे हैं। पढ़ने वाला को परेशानी हो रहा है क्योंकि पढ़ ही नहीं रहे सही से। उसके पीछे कारण पता रहेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कम समय में ज़्यादा बनेगा। बहरहाल हमने इतनी बातें बोली, प्रैक्टिस के बारे में तरीका सिखाया। जो लोग सिंसियर स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत काम का चीज़ ही साबित होगा, और जो खाली इसी दिन कट्टन के लिए पढ़ रहे हैं उनको लगेगा कि बकवास हो रहा है, टाइम पास हो रहा है बात करके। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, हाँ ना बोलिएगा। तो एक कार है, अब हमने आपको ये दर्शाना चाहा था इस एग्जाम्पल के जरिए कि एक्टिव और पैसिव दोनों सही हो सकता है, लेकिन प्रचलित कौन होगा। तो यहाँ पर आपको आसानी से पता चल गया कि वाला प्रचलित होगा। कुछ सेंटेंसेस में पता नहीं भी चल पाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा बस हम यही कहेंगे कि अंग्रेजी के साथ समय ज़्यादा बिताइए बाकी विषयों की बनिस्बत। प्रेजेंट पार्टिसिपल के मिस रिलेटेड पार्टिसिपल का एरर हम आप लोगों को बता रहे थे, और कंप्लीट हमने कर दिया इसको पूरी तरह से। अब इसको इम्प्लीमेंट करना क्वेश्चन में आपका काम है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इम्प्लीमेंट होगा। लास्ट एग्जाम्पल, यह समाचार सुनकर वे लोग अचंभित हो गए। यहाँ पर सुनकर की जगह पर सुनने पर, ऐसा भी तो हो सकता था।
हाँ ना, बोलिए ना कुछ। घर पहुंचकर उसने स्नान किया। यहाँ पर घर पहुंचने पर उसने स्नान किया, ऐसा भी तो बोल सकते थे। देखिए ना, एक ही बात को कितना तरीके से हिंदी में भी बोला जा रहा है कि नहीं। अंग्रेजी क्या होगा इसका, यह समाचार सुनकर? बोल सकते हैं, बोलिए ना, चुप काहे हो जाते, एकदम सन्नाटा कर देते हैं आप लोग। हियरिंग दिस न्यूज दे गॉट शॉक्ड। ठीक है, इसके आगे आप ऑन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। यहाँ जब हम लिख रहे हैं तो ऑन रीचिंग होम, जैसे आप लिखते थे ना आफ्टर रीचिंग होम, तो आफ्टर भी लिख सकते हैं, ऑन भी लिख सकते हैं। रीचिंग होम ही टुक बाथ। आप चाहते तो यहाँ आफ्टर भी लिख सकते थे, इक्वली करेक्ट होता। आप ये पूरे के बदले लिख सकते थे हैविंग रीच्ड होम। चीजें समझ में आई जो हमने बताई आप लोगों को? हियरिंग वाले में ऑन लगाना ना लगाना आपकी मर्जी होती है। ऑन लगाएं तो भी सही, न लगाएं तो भी सही। ठीक है बच्चों, आज ग्रामर यहीं पर इति श्री रेवा खंडे कर दीजिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल का सारा पॉइंट हम बता चुके हैं, पास्ट पार्टिसिपल अगले दिन स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।